Hello everyone, in this video we will start the new chapter of class 11th chemistry, that is environmental chemistry. Okay, देखिए इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. ठीक है. ओके, you have already studied about environment in your earlier classes. Okay, environmental studies deal करती हैं some of all social, economical, biological, physical and chemical interrelations with our surroundings. ठीक है. इन दिस यूनिट जो फोकस करेंगे हम वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर करेंगे. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील करती है स्टडी ऑफ द ऑरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शंस, effects and fates of chemical species in the environment. Let us discuss some important aspects of environmental chemistry. Environmental pollution. Environmental pollution is the effect of undesirable changes. Undesirable changes जो हमारी इच्छा के विरुद्ध चेंजेस होते हैं हमारी सराउंडिंग्स में. ठीक है. दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जिनके प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बींग्स पर. अ सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैशियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन दैन इन नेचुरल abundance and are produced due to human activities or due to natural happenings. Do you know an average human being requires nearly 12 to 15 times more air than the food. ठीक है. जितना हमें फूड की रिक्वायरमेंट है उससे 12 to 15 टाइम्स मोर एयर की रिक्वायरमेंट होती है. So even small amounts of pollutants in the air become sufficient compared to similar levels present in the food. Pollutants can be degradable, like discarded vegetables which rapidly break down by natural processes. On the other hand, pollutants which are slowly degradable remain in the environment in an unchanged form for many decades. For example, substances such as dichloro, diphenyl, ट्राइक्लोरोईथेन. डीडीटी की फुल फॉर्म है ये डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन. ठीक है. प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, डीडीटी है, हैवी मेटल्स हैं, मैनी केमिकल्स हैं, न्यूक्लियर वेस्टेज एक्सेट्रा. जब हम एक बार इसको रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में तो उसको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. these pollutants cannot be degraded by natural processes. इन pollutants को हम natural processes से remove नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एंड आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हार्मफुल होते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? एक सोर्स से एंड गेट ट्रांसपोर्टेड बाय एयर और वाटर और आर डम्प्ड इनटू द सॉइल बाय ह्यूमन बींग्स. ओके. एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है. एटमॉस्फेयर that surrounds the earth is not of the same thickness at all heights. There are concentric layers होती हैं एयर की और रीजन्स की एंड ईच लेयर हैज़ डिफरेंट डेंसिटी. अलग अलग लेयर की अलग अलग डेंसिटी है. जो लोएस्ट रीजन होता है एटमॉस्फेयर का इन विच ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिजम्स लिव, जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं, वो सबसे लोएस्ट रीजन है और उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. ये एक्सटेंड होता है अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल. अबव द ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है? 10 किलोमीटर तक सी लेवल से ट्रोपोस्फेयर है. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 10 to 50 किलोमीटर तक. ठीक है. 10 से 50 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेयर सी लेवल से 10 किलोमीटर तक, तो देखिए सी लेवल से 10 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर है. फिर 10 to 50 किलोमीटर ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इज अ टर्ब्यूलेंट डस्टी जोन कंटेनिंग एयर, मच वाटर वेपर एंड क्लाउड्स. दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन. The stratosphere, on the other hand, contains dinitrogen, dioxygen, ozone and little water vapor. ठीक है. जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या क्या है? डस्टी जोन होती है उसमें, वो डस्टी जोन है थोड़ा. उसमें एयर है, मच वाटर वेपर है, क्लाउड्स हैं. ये रीज़न होता है स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट का एंड क्लाउड फॉर्मेशन का. और जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ओजोन, लिटिल वाटर वेपर होता है. ठीक है. एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज
जनरली स्टडीड एज ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है वो जनरली कहाँ का पॉल्यूशन होता है, ट्रोपोस्फेयर का और स्ट्रेटोस्फेयर का। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, कहाँ पर प्रेजेंट है ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर में। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओजोन है प्रेजेंट स्ट्रेटोस्फेयर में, वो बचाती है अबाउट 99.5% ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम इट्स इफेक्ट। ठीक है, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है और वो 99.5% सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को बचाती है। ठीक है, कि वो अर्थ सरफेस तक ना पहुंच पाए, जिससे ह्यूमंस को और अदर एनिमल्स पर उनका हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड or gaseous particles in the air. The following are the major gaseous and particulate pollutants present in the troposphere. ये मेजर गैशियस और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। नंबर 1 है गैशियस एयर पॉल्यूटेंट। गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड है, हाइड्रोकार्बन है, ओजोन है एंड अदर ऑक्सीडेंट्स हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। दीज आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड। जब सल्फर को कंटेन करने वाले फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं तब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होते हैं। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज सल्फर डाइऑक्साइड इज अ gas that is poisonous to both animals and plants. It has been reported that even a low concentration of sulfur dioxide causes respiratory diseases. Example, बहुत कम कंसंट्रेशन में सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे लिए क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ कर सकती है, जैसे एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, इरिटेशन करती है हमारी आइज़ में। सल्फर डाइऑक्साइड causes irritation to the eyes resulting in tears and redness. हाई कंसंट्रेशन में SO2 क्या करती है, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट्स. Uncatalyzed oxidation of sulfur dioxide is slow. However, the presence of particulate matter in polluted air catalyzes the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. ठीक है, अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन, बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का तो स्लो होगा, इसलिए पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होते हैं इन पॉल्यूटेड एयर, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो SO2 + O2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड बाय ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। SO2 + O3 SO3 + O2 में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, SO2 + H2O2 H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. These gases do not react with each other at the normal temperature. जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना एयर में। मेनली क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये जो गैसेस हैं ये आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। एट हाई एल्टीट्यूड्स पर जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स करती है, जब मतलब बिजली चमकती है, दे कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तब वो कंबाइन होकर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं। NO2 इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट आयन। NO2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, NO3 नेगेटिव, विच इज़ वॉश्ड इनटू सॉइल वेयर इट सर्व्स एज अ फर्टिलाइजर, वो फिर मिट्टी में चला जाता है। ठीक है,
और वो किसकी तरह काम करता है फिर मिट्टी में जाकर फर्टिलाइजर की तरह। इन एन ऑटोमोबाइल इंजन में एट हाई टेम्परेचर व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न डाई नाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन कंबाइन होती है और क्या यील्ड करते हैं सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एज गिवन बिलो। देखिए N2 प्लस O2 1483 केल्विन पर 2NO में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये NO रिएक्ट करती है इंस्टेंटली विद ऑक्सीजन, एकदम से NO जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, और NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। NO प्लस O2 हिट फॉर्म NO2। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, जब नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है स्ट्रेटोस्फेयर में तो प्रेजेंट होती है ओजोन, अभी बताया था मैंने आपको। तो NO जब O3 के साथ ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तब NO2 और O2 बन जाता है, तो ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाती है। द irritant red haze in the traffic and congested places is due to oxides of nitrogen. Higher concentration of NO2 डैमेज कर देती है प्लांट्स की लीव्स को और पीछे चली जाती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की रेट को भी कम करती है। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ लंग इरिटेंट, लंग्स को भी नुकसान देती है वो। दैट कैन लीड टू एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन। इट इज़ टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यू ऑल्सो। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब है हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons are composed of hydrogen and carbon only and are formed by incomplete combustion of fuel used in automobiles. हाइड्रोकार्बन नाम से ही हमें इसके पता चल रहा है हाइड्रोजन है उसमें और कार्बन है। बन कैसे रहे हैं? जब हम फ्यूल का ऑटोमोबाइल्स में इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक मतलब कि वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिक जो कैंसर करते हैं। ठीक है, दे हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, प्लांट्स को वो हार्म पहुंचाते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं टिश्यूज़ का, शेडिंग ऑफ लीव्स फॉल होने लगती हैं, फ्लावर्स एंड ट्विग्स ये सब चीज़ें फॉल होने लगती हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन देखते हैं आप। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत सीरियस एयर पॉल्यूटेंट होता है। इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होती है। इसमें ना कोई कलर होता है ना कोई ऑर्डर होता है। ऑर्डर मीन्स खुशबू भी नहीं होती है उसमें कोई। हाईली पॉइजनस है लिविंग बींग्स के लिए बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है क्योंकि वो ऑर्गन्स में टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की डिलीवरी को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। जब हम कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तब ये बनती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड into the air by automobile exhaust. Other sources which produce carbon monoxide involve incomplete combustion of coal, firewood, petrol, etc. The number of vehicles has been increasing over the years all over the world. Many vehicles are poorly maintained and several have inadequate pollution control equipment resulting in the release of greater amount of carbon monoxides and other polluting gases. Do you know why carbon monoxide is poisonous? It binds to hemoglobin. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है वैसे ही ये बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है विच इज़ अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल दैन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन भी तो देखिए हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होकर ही हमारी पूरी बॉडी में पहुंचती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑक्सीजन की जगह जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो वो बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और उसकी बाइंडिंग जो है वो 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। ठीक है, अब देखिए इन ब्लड when the concentration of carboxy hemoglobin reaches to about 3 to 4%, the oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced. जब कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 3 से 4% तक पहुंच जाती है तब जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है ना ब्लड की वो बहुत कम हो जाती है।
ठीक है, ये ऑक्सीजन की कमी करता है, रिजल्ट्स इनटू हेडेक होने लगता है, आईसाइट वीक होने लगती है, नर्वसनेस होने लगती है हमें, और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने लगते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक इन प्रेग्नेंट women who have the habit of smoking. The increased carbon monoxide level in blood may induce premature birth, spontaneous abortions and deformed babies. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं आप. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड बाय decomposition of limestone during the manufacture of cement. It is also emitted during volcanic eruptions. Carbon dioxide gas is confined to troposphere only. Normally जो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ट्रोपोस्फेयर में ही है मेनली. नॉर्मली ये बनाती है, ये है 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर. विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज़ बढ़ता जा रहा है ना, तो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती जा रही है एटमॉस्फेयर में. अब जब ज़्यादा होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, तो वो रिमूव करती है ग्रीन प्लांट्स को. Excess of CO2 in the air is removed by green plants, and this maintains an appropriate level of CO2 in the atmosphere. Green plants require CO2 for photosynthesis. देखिए, एक्सेस में CO2 हो रही है एयर में, जिससे ग्रीन इज रिमूव्ड बाय ग्रीन प्लांट्स निकाल रहे हैं ज़्यादा CO2, एंड दिस मेंटेन्स एन अप्रोप्रिएट लेवल. जितनी मात्रा में CO2 होनी चाहिए ना, मतलब वो ग्रीन प्लांट्स निकाल देते हैं. ठीक है, अब जब हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं तो उसकी अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर. ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर करते हैं CO2 फॉर excess of CO2 in the air is removed by green plants. रिमूव कर देते हैं ग्रीन प्लांट्स उसको. थोड़ी तो मतलब CO2 जो है वो ग्रीन प्लांट्स को चाहिए होती है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो ले लेते हैं ग्रीन प्लांट CO2 को, एंड ये मेंटेन करता है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये मेंटेन करता है CO2 का कितना लेवल होना चाहिए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से अपना CO2 ले लेते हैं. CO2 की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं. अब ग्रीन प्लांट्स को रिक्वायर होती है CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड दे इन टर्न एमिट करते हैं ऑक्सीजन, दस मेंटेनिंग द डेलिकेट बैलेंस. ऑक्सीजन को वो एमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और CO2 की उनको रिक्वायरमेंट होती है. इससे बैलेंस बना रहता है. एज यू नो, डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीजेज द CO2 लेवल. अब डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे. ठीक है, तो प्लांट्स इतने होंगे ही नहीं कि वो CO2 को बैलेंस कर सकें, ले सकें. ठीक है, और फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा है तो CO2 की कंसंट्रेशन और बढ़ रही है, तो उससे इंक्रीज हो जाएगा CO2 का लेवल और डिस्टर्ब हो जाएगा बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर. द increased amount of CO2 in the air is mainly responsible for global warming. okay, global warming से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, NCERT क्वेश्चंस भी देखेंगे, बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे. इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट. थैंक यू.